हेलो। हाय फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। इससे पहले अपने लोगों ने स्टोशियोमेट्री लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 7 तक पढ़ लिया है। अपन आज लेक्चर 8 अपलोड कर रहे हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 7 तक नहीं देखा है तो आपको ये लेक्चर मोर और लेस नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज़, अगर आप मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो पिछला लेक्चर देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को रेफ़र कीजिए। ठीक, जहाँ तक आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, क्वेश्चन बोला था करके लाने के लिए मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास निकालने वाला क्वेश्चन जो, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने दिया था आपको और मैंने कहा था कि इसका सॉल्यूशन आपको करके आना है। तो चलिए आज हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है इसका सॉल्यूशन? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था hemoglobin contains 0.28% iron. Calculate minimum possible molecular mass of the hemoglobin. तो अपना क्वेश्चन ये है। अब जो भी किए हैं वो आंसर मैच करिएगा। अगर आपका आंसर मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो कॉन्सेप्ट लर्न करने पे है, तो कॉन्सेप्ट आप लर्न कीजिए। ठीक है, लेट नंबर ऑफ, मान लिया कि जो Fe का नंबर है हेमोग्लोबिन कंपाउंड में वो x है और जो मॉलिक्यूलर वेट है हेमोग्लोबिन कंपाउंड का वो mw है। दो चीज हमने माना, एक माना नंबर ऑफ Fe इन हेमोग्लोबिन कंपाउंड x है और एक माना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड मींस हेमोग्लोबिन कंपाउंड, ओके, जिसका वेट हमने माना कि mw है। अब कंपाउंड कंटेन्स 0.28% आयरन क्लियरली लिखा है। इसका मतलब है कि जो वेट ऑफ Fe होगा वो मॉलिक्यूलर वेट इंटू 0.28/100 होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, देखिए ये जो भी कंपाउंड है हेमोग्लोबिन, मानता हूं कि ये H कंपाउंड है। अब इस हेमोग्लोबिन कंपाउंड में 0.28% आयरन है। ठीक है, 0.28% आयरन का मतलब है कि इस हेमोग्लोबिन कंपाउंड का, ठीक है, इस हेमोग्लोबिन कंपाउंड में 0.28% आयरन है। इसका मतलब हेमोग्लोबिन कंपाउंड का जो वेट है उसका 0.28% आयरन है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट इंटू 0.28/100 इक्वल टू वेट ऑफ Fe। क्लियर है? जो भी वेट होगा अपना आयरन का वो मॉलिक्यूलर वेट का 0.28%। ठीक है, अब जो वेट ऑफ Fe होगा वो 56 इंटू एक्स होगा। क्यों? क्योंकि Fe के एक एटम का जो वेट होता है वो होता है 56 AMU। पढ़ा है हमने, और हमने माना है कि ये जो भी हेमोग्लोबिन कंपाउंड है इसमें जो नंबर ऑफ Fe है ये x है। तो एक Fe का जो एटॉमिक मास है वो 56 एटॉमिक मास यूनिट, तो x का 56 इंटू एक्स, ठीक, इक्वल टू मोलिकुलर वेट इंटू 0.28/100, राइट। अब आगे चलिए, एटॉमिक नंबर Fe का क्या होता है, मतलब सॉरी, ये जो है ये 56 और ये वेट ऑफ एटम। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर वेट, इसी को रीअरेंज करके लिखते हैं, आप ये दोनों सेंटेंस मत कंसीडर कीजिए। इसी को रीअरेंज करके अगर हम लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 56 इंटू 100 इंटू एक्स बाय 0.28। अब मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, को ऐसे भी लिख सकते हैं 56 इंटू 100 इंटू एक्स बाई 28। देखिए 28 जो 0.28 है, ये 0.28 का अगर डेसिमल काटेंगे तो ऊपर 100 आएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है बस। तो ये कह सकते हैं सिंप्लीफाई करके 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू एक्स होगा। मतलब जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा हेमोग्लोबिन का वो 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू एक्स होगा। इसका मतलब है, सीधा सीधा मतलब है कि अगर x बढ़ता है तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा।
और x घटता है तो मॉलिक्यूलर वेट घटेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब कि जैसे मॉलिक्यूलर वेट में क्या है, समथिंग 2 × 10⁻⁴ इंटू एक्स है। इसका मतलब अगर मॉलिक्यूलर x को 1 रखते हैं तो ठीक है, x को 2 रखते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, क्लियरली दिख रहा है, इंटू 2 होगा। x को 3 रखते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट और बढ़ जाएगा, क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसी को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि वो जितना बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का यही मतलब है कि x जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूलर वेट उतना ही ज्यादा होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है ये भी अभी समझ लेते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर कोई होता है तो उसमें होता है x जितना ज्यादा होगा वो उतना कम होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई c है और c है 1/x के बराबर। अब क्या है, x जितना ज्यादा होगा c उतना कम होगा, दिख रहा है, क्योंकि देखिए x की वैल्यू 1 तो c की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो c की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 3 मतलब x की वैल्यू बढ़ी तो c की वैल्यू घट गई 1/3, x की वैल्यू 4 तो c की वैल्यू 1/4। मतलब जो जो x की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो c की वैल्यू घटती जा रही है। ऐसे में कहते हैं कि c इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ये कहते हैं। तो अपन को ये याद रखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अभी से बहुत काम आने वाला ये। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, इसका मतलब है कि अगर x बढ़ता है तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, क्योंकि x 1 होगा तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 होगा तो 2 से, 3 होगा तो 3 से, 4 होगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा। अब इसका मतलब है कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ x होगा वही तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट देगा। जो भी x का ये मिनिमम वैल्यू होगा वही तो मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम देगा, और वही तो क्वेश्चन में पूछ रहे, कैलकुलेट मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब है कि मिनिमम x 1 होगा, मिनिमम x 1 होगा तो इसका मतलब है मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 2 × 10⁻⁴ इंटू x होता है तो इंटू 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 है मिनिमम, तो इतना आंसर होगा। जिनका भी इतना आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छी बात है कि आपने ये क्वेश्चन किया है। देखिए अब ये मिनिमम x 1 क्यों होगा, एक चीज और समझाता हूं। ये मिनिमम x 0.1 क्यों नहीं हो सकता, 0.2 क्यों नहीं हो सकता। अब देखिए x है क्या, ये x है क्या, इस बात पे भी डिपेंड करता है, मैथ नहीं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये x क्या है, ये x है जो भी हमने माना है नंबर ऑफ Fe इन हेमोग्लोबिन कंपाउंड इक्वल टू x, मतलब जो Fe एटम है हेमोग्लोबिन कंपाउंड में वो x है। अब अगर हम मानते हैं x की वैल्यू 0.1 एटम Fe का पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा है, एटम्स कैन बी नाइदर, एटम को भी और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया सकता, और फर्दर उसको हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है, वो तो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट है, इसलिए x की वैल्यू 1 हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कुछ चीजों पे बढ़ते हैं। क्या पढ़ना है, पढ़ना यहाँ अपन को है कुछ खास चीजें नहीं जो पहले पढ़े, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपाउंड। कुछ बेसिक डेफिनेशंस आज देखेंगे क्योंकि ये अपने को आगे बहुत काम आने वाला है, इसलिए आज हम अभी इस चीज को देख रहे हैं ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो और आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसको हम देख रहे हैं अच्छे से। याद होगा मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाया था पहले ही लेक्चर में, और फ्लो चार्ट में हमने कहीं मिक्सचर का नाम लिया था, होमोजेनस का भी लिया था, हेट्रोजेनस का भी लिया था, ठीक है, सॉल्यूशन का भी लिया था, कोलॉइड का भी लिया था, सस्पेंशन का भी लिया था। आई थिंक आपको ये याद होगा कि हमने वहां पे लिया था कि आपको याद रहे बेसिकली जो बेसिक बाइफरकेशंस हैं वो कैसे होते हैं। अगर आपको बेसिक बाइफरकेशन पता है तो आप क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर सोच सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने आपको कहा भी था कि इस सब का डेफिनेशन में आगे जहां जहां भी काम पड़ता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। तो सॉल्यूशन में डेफिनेशन में आ रहा है इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर। अब इसमें दो टर्म आ रहा है, एक तो पहला मिक्सचर क्या होता है, दूसरा होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है।
और कंपाउंड क्या होता है? तो कंपाउंड का डिफिनीशन तो हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था, और ये भी बताया था कि ये सब जहां जहां आता जाएगा रेस्ट, उन सबको मैं डिफाइन करता जाऊंगा। तो यहाँ पर आ रहा है अपना एक होमोजेनस और एक मिक्सचर, दो नाम का चीज आ रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन आ रहा है, तो सॉल्यूशन तो डिफिनेशन देख ही लिए, इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड, ये बेसिकल डिफिनेशन है, याद रखना है। तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, ठीक। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर क्या होता है? ए मिक्सचर इज द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। फिजिकल कॉम्बिनेशन का है तो क्या मतलब? जैसे सैंड लिए, वाटर लिए, दोनों को मिला दिए, ठीक, कभी नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा, तो फिजिकल कॉम्बिनेशन है। जो भी चीज हम फिजिकली कर रहे हैं, फिजिकली देख रहे हैं, फिजिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो केमिकल है। अब चीनी को वाटर में घोले, चीनी तो वाटर में घुल गया, वो तो दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं है, विजिबल तो नहीं है, लेकिन टेस्ट करके उसको हम बता सकते हैं कि वो मीठा है, इसका मतलब उसमें चीनी घुला हुआ है। तो ये भी फिजिकल का पार्ट है, इसलिए वो भी फिजिकल है, तो वो भी एक मिक्सचर हुआ। तो मिक्सचर क्या है? ए मिक्सचर इज द फिजिकल कॉम्बिनेशन, जो फिजिकली हम मिला रहे हैं, ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, यही तो मिक्सचर है, ठीक है। अब मिक्सचर दो टाइप का होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। जो भी होमोजेनस मिक्सचर होता है उसको सॉल्यूशन कहते हैं, उसके अंदर एक बाइफर्केशन सॉल्यूशन। और जो हेटेरोजेनस मिक्सचर है उसके अंदर दो बाइफर्केशन, एक कोलॉइड और एक सस्पेंशन। अब देखते हैं कि ये सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन मेरे को पता चल गया, सॉल्यूशन क्या होता है? क्या होता है सॉल्यूशन? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड। मिक्सचर पता चल गया किसको कहते हैं, ठीक। तो अब होमोजेनस मिक्सचर देख लेते हैं। अगर होमोजेनस मिक्सचर देखेंगे तो हेटेरोजेनस मिक्सचर भी देख लेंगे साथ ही, क्योंकि वो अपने को वो याद रहेगा, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? सिंपल है, बहुत सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। A solid, liquid or gaseous mixture that has the same properties of its component throughout the sample। क्या मतलब है यार? सेम प्रॉपर्टीज का क्या? प्रॉपर्टीज कह रहे, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस, गलती से मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मतलब सॉरी मिस स्पेल्ड हुई, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रोपोर्शन, ए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस मिक्सचर दैट हैज द सेम प्रोपोर्शंस ऑफ इट्स कंपोनेंट थ्रू आउट द सैंपल। तो प्रोपोर्शन क्या है? सेम प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन, आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े होंगे। अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े होंगे तो रेशियो का मतलब होता है अनुपात, अगर आपको याद हो, और प्रोपोर्शन का होता है समानुपात, मतलब सम अनुपात, मतलब बराबर बराबर, ठीक है। यही प्रोपोर्शन का मतलब है। अभी में हमने कहा था मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे प्रोपोर्शंस पर रहे, तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात, मतलब जो बराबर बराबर कहीं डिवाइड हो। तो क्या मतलब है? जैसे चीनी पानी में मिलाते हैं, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर चीनी को अच्छे से पानी में घोल लिए विद हेल्प ऑफ स्पून, तो क्या होगा? पानी मीठा होगा, और हर जगह सेम मीठा होगा, हर जगह सेम मीठा होगा अगर हम उसे अच्छे से घोलें, तो वो हुआ होमोजेनस मिक्सचर। हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि अच्छे से घोले तो अब क्या होगा? वो ऐसा मिक्सचर है जिसका प्रोपोर्शन कंपोनेंट का थ्रू आउट द सैंपल सेम है, मतलब हम ऊपर में पानी पी रहे हैं तो वहां भी उतना ही चीनी है जितना जब नीचे आएंगे तो पानी पिएंगे। लेकिन आप कभी कभी जब भी आप शरबत पीते होंगे तो आप ये ऑब्जर्व करते होंगे कि होता क्या है, बेसिकली होता ये है कि आपको पेंदी में, मतलब जो सबसे नीचे मिलता है एकदम बॉटम पे, आपको मिल जाता है चीनी, सीधा दाना पड़ा हुआ, तो वो क्या होता है, सेडिमेंट हो जाता है नीचे, और आपको सेटल्ड पार्टिकल मिलता है। तो वो आपका एक्चुअली होमोजेनस मिक्सचर नहीं हुआ। होमोजेनस मिक्सचर कहने का मतलब है कि आप सारे, जितना भी चीनी का पार्टिकल था वो सारे को आप अच्छे से घोल दिए, अब इसमें कुछ नहीं है, एकदम सब जगह टेस्ट बराबर मीठा है, तो वो होमोजेनस है। जरूरी नहीं शरबत होमोजेनस हो, शरबत जब सब जगह बराबर मीठा हो तो होमोजेनस मिक्सचर है। उसी तरह सेलाइन सॉल्यूशन, मतलब साल्ट को वाटर में घोल दीजिए, ठीक है,
तो साल्ट को वाटर में घोलिए तो वो सलाइन होगा, सब जगह सेम नमकीन, इसका मतलब है कि सलाइन सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है। जरूरी नहीं है अगर सेम नमकीन सब जगह हो तो वो होमोजेनस मिक्सचर है। एयर भी होमोजेनस मिक्सचर है। आप एयर पटना में ले रहे हो, एयर एयर तो वहां भी एयर का जो परसेंटेज है, मतलब जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है, CO2 है, नाइट्रोजन है, उसका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज दिल्ली में भी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पॉल्यूशन है तो वहाँ CO2 का परसेंटेज ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसका जो एयर का कंपोजिशन है वो सब जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है, इसलिए, या ऑल ओवर द एटमॉस्फेयर कहिए, वो सेम है, इसलिए एयर होमोजेनस मिक्सचर है। बिटुमिन, तो ये सब होमोजेनस मिक्सचर हुआ। अब किसको कहें पता चल गया। हेट्रोजेनस सिर्फ इसका उल्टा, जो होमोजेनस नहीं है वो हेट्रोजेनस है, जो भी मिक्सचर होमोजेनस नहीं है वो हेट्रोजेनस है। इसका मतलब क्या है, कैसा सॉलिड लिक्विड और गैसेस मिक्सचर दैट हैज डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ इट्स कंपोनेंट थ्रू आउट द सैंपल। जैसा हमने अभी एग्जांपल दे रहा था, जैसे चीनी, अगर घोला हमने और वो अच्छे से नहीं घुला तो कहीं ज्यादा मीठा आएगा, कहीं कम मीठा आएगा, इसका मतलब वो हेट्रोजेनस मिक्सचर। ऑयल और वाटर को घोले, ऑयल और वाटर को घोले तो आप देखते होंगे ऑयल ऊपर तैरता होगा, कभी नहीं घुलता है वो। ठीक है, तो ऊपर में सिर्फ पानी मिलेगा, सिर्फ तेल मिलेगा, और ऊपर नीचे जाएंगे तो सिर्फ वाटर मिलेगा। इसका मतलब है कि वो सेम सेम नहीं घुला, मतलब वो हेट्रोजेनस है। सैंड एंड वाटर लीजिए, कितना भी आप सैंड को वाटर में घोल दीजिए वो घुलने वाला नहीं है, सैंड पार्टिकल सेटल्ड होगा। ठीक, तो सैंड पार्टिकल सेटल्ड होगा तो आपको ऊपर पानी मिलेगा अलग और नीचे बालू मिलेगा, सैंड मिलेगा अलग, तो वो भी अपना हेट्रोजेनस है। चिकन नूडल सूप, चिकन नूडल सूप क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। हमने जानबूझ के एग्जांपल लिया, आपने कभी पिया होगा तो देखा होगा पार्टिकल सेटल रहते हैं नीचे, कितना भी घोलने पे वो पूरी तरह नहीं घुलता, इसलिए ये भी हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब टॉपिक से डेविएट नहीं होना है। बेसिकली हमने सॉल्यूशन पढ़ा, सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड। वहां पे अपने को होमोजेनस मिक्सचर नहीं पता था, मिक्सचर किसको कहते हैं ये नहीं पता था, कंपाउंड पता था, तो हमने मिक्सचर पढ़ा, होमोजेनस मिक्सचर पढ़ा, हेट्रोजेनस मिक्सचर पढ़ा। तो अब फिर से सॉल्यूशन पे आते, क्योंकि सॉल्यूशन को समझने के लिए इतना चीज पढ़ रहे थे। अब ये सॉल्यूशन देखिए तीन कैटेगरी में इसको अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि आपको अलग अलग कैटेगराइज कर सकता है। जैसे आप एक लड़के हो, अगर आपके कॉलेज मतलब स्कूल में इंटेलिजेंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं। ठीक, और अगर आपका क्लासिफिकेशन इस बात पे होता है कि कौन सा बच्चा 18 प्लस है, कौन सा बच्चा 18 बिलो है। ठीक है, तो ये दो चीज के आधार पे आपका अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। आप बिलो 18 है, ये आपका अलग मेथड पे क्लासिफिकेशन है, और दूसरा क्लासिफिकेशन अलग मेथड पे आप इंटेलिजेंट है या नहीं। तीसरा क्लासिफिकेशन इस मेथड पे हो सकता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन नहीं। तो एक चीज को बहुत सारे आधार पे क्लासिफाई किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि एक चीज का एक ही आधार पे क्लासिफिकेशन हो। ठीक, तो जो सॉल्यूशन है इसको जब सॉल्यूट कंसंट्रेशन के हिसाब पे इसको बाइफरकेट करते हैं तो वो तीन टाइप का होता है, याद रखिएगा, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। जरूरत पड़ेगा तो मैं बताऊंगा, अभी जो काम का है वो अपना ये है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट ये बाइनरी होता है, टर्नरी होता है, क्वार्टरनरी होता है। ठीक, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सॉल्वेंट ये एक्वस होता है, नॉन एक्वस। अब बता देते हैं एक्वस क्या होता है, जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वाटर हो तो वो एक्वस होता है। अब बता देते थोड़ा थोड़ा। और जो नॉन एक्वस है उसमें सॉल्वेंट जब वाटर ना हो तो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। बाइनरी क्या है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 है, हमने कहा था ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपाउंड, मिनिमम 2 हो सकता है। अगर कंपोनेंट 2 है तो बाइनरी सॉल्यूशन, अगर कंपोनेंट 3 है तो टर्नरी सॉल्यूशन, अगर कंपोनेंट का नंबर 4 है तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये तो सॉल्यूशन है, आपने पढ़ा होगा इसे 9th में। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाए तो वही तो सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूट किसको कहते हैं और सॉल्वेंट किसको कहते हैं, ये भी अगर आपको रिमेंबर नहीं है तो देख लीजिए। सॉल्यूट कुछ डिफाइन नहीं होता है कि ये इसको सॉल्यूट कहते हैं। जैसे अगर
जनरली जो कंसेप्ट होता है वो होता है कि जो वाटर है, वाटर में अगर शुगर को मुझे घोलना है, वाटर में शुगर को घोलना है, ये अपना वाटर है, तो जनरली जो कंसेप्ट होता है कि शुगर हो गया सॉल्यूट, वाटर हो गया सॉल्वेंट। ऐसा नहीं होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता है जी कि ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है। सॉल्यूट का मतलब है कि उस सॉल्यूशन में जो भी लेस एक्सटेंट में है, जैसे ऑब्वियस है कि इसमें पानी 1 ग्लास होगा तो चीनी 2 से 3 चम्मच होगा, तो ऑब्वियस है कि वाटर सॉल्वेंट है, जनरल केस है। लेकिन एक्सेप्शनल ये भी तो हो सकता है कि कोई एक बोरा चीनी में 1 ग्लास पानी डाले, हो सकता है। तो वहां पर सॉल्वेंट आपका शुगर है और जो आपका सॉल्यूट है वो आपका वाटर हो गया। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट बेसिकली कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जिसका भी लेसर कंसंट्रेशन है, लेस एक्सटेंट में पाया जाता है, वो सॉल्यूट है। जो लार्ज एक्सटेंट में पाया जाता है वो सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, सॉरी। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के क्या बन रहा है? सॉल्यूशन बन रहा है। अब कंसंट्रेशन क्या है? इट रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। आप ये सब पढ़ चुके होंगे क्लास 9 में। अगर आपको डेफिनेशन नहीं याद है तो मैंने डेफिनेशन लिखा है प्रॉपर्ली, ये भी क्लास 9 में पढ़ना है, हमने लिखा है, आप इसे रिमेंबर रखिए। बस इतना ही जरूरत पड़ने वाला है, जितना मैंने लिखा है उतना ही जरूरत पड़ने वाला है, घबराने की बात नहीं है। इतना आपको याद रखना है। डेफिनेशन है यार, तो डेफिनेशन तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्या कंसंट्रेशन है क्या है नहीं है। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म, ये आपको नहीं पढ़ना था और ये मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। जो मोलारिटी होता है उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से, और ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका डेफिनेशन है, किसी भी चीज का डेफिनेशन तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब आपको स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन नहीं याद है तो आप कैसे बता सकते हैं कोई स्ट्रेट लाइन है? आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं पता, तो आपको ना स्लॉप पता है ना m पता है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है या नहीं? तो जो बेसिक चीज यार जो अपने को याद रखना पड़ता है, जो स्टैंडर्डाइजेशन है, वो तो याद रखना पड़ेगा ही। तो मोलारिटी को डिनोट किया जाता है एम से। ये सब आईयूपीएससी का माना हुआ रिकमेंडेशन है, आईयूपीएससी का डेफिनेशन है, अपने को याद रखना है, ठीक। इससे अब ये नहीं सोचना है कि फिजिकल केमिस्ट्री में रटना है, नहीं। अरे इतना तो याद करना, बेसिक बेसिक डेफिनेशन हर एक चैप्टर में होता है, थोड़ा थोड़ा, तो इतना आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बेसिकली। उसके बाद सब बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मिनिमल रटना है, और मिनिमल रटना है इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इसका मतलब है कि जो m है वो मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका मतलब, अब जो याद रखिए ये चीज याद रखिए कि जो मोलारिटी टर्म होता है, जो कंसंट्रेशन टर्म, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब इसका मैं भी लॉजिक नहीं बताऊंगा, मैं आपको शुरू से ही बोल रहा हूं कि मैं एक जगह चीजों को लिख देता हूं ताकि आपको कभी भी बताऊं तो याद रखने में आपको सहूलियत हो। आप अभी लिख के इसको छोड़ दीजिएगा, आप याद मत रखिएगा, लेकिन आपको इसको लिख के छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपका जो फ्यूचर में नोट्स बनेगा तो आप हो सकता है चीजों को एक जगह सॉलिडिफाई नहीं कर पाइएगा। तो मैं एक जगह आपको दे रहा हूं कि आपको याद रहेगा कि अच्छा देखिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं, क्या है। लिक्विड सॉल्यूशन में मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, वो चैप्टर पढ़ना है 12th में, तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होता है, मोलारिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों होता है, सब पढ़ना है। तो घबराने की बात नहीं है, अभी बस आपको यहाँ पे लिख लेना है मोलारिटी के सामने कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो देखिए मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हैं, मोल को क्या लिखते हैं बताओ? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट ऑफ ए बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में ले लिए, तो एमएल में ले लिए तो बाय 1000, ये ऊपर 1000 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके ये आएगा। किसी को कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। मोलालिटी किसको कहते हैं? मोलालिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सब बेसिकली डिफिनेशन है, आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। मोलालिटी मतलब इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और उसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और ये जो मोलालिटी होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, बस इतना याद रखना है। तो मोलालिटी क्या हुआ? मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ? जो मोल ऑफ सॉल्यूट है वो 1, तो मोल क्या होगा? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल को W बाय एम ए लिखे, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब इनटू वेट इन केजी है,
तो वे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, तो अगर मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में लेते हैं तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब तो केजी होगा। तो ये जो 1000 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यही 1000 यहाँ ऊपर आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन है तो ये हो जाएगा, यही चीज को ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसी तरह स्ट्रेंथ होता है ये ग्राम पर लीटर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, बस ये लिख लेना है। तो स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर होता है, वो होता है वेट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका मतलब है कि वेट इन ग्राम इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। बस लीटर को ml में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो ml है इसको लीटर में क्या करेंगे, बाय 1000, तो बाय 1000 ऊपर जाएगा तो 1000 इंटू। इसी तरह जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन होता है Na बाय Na प्लस Nb, मतलब जो मोल फ्रैक्शन A का है XA, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू Na, मतलब मोल ऑफ A बाय Na प्लस Nb, मतलब मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। मतलब A भी इसलिए माना क्योंकि मान लिया सॉल्यूशन में A और B टाइप की ये सॉल्यूशन है, इसमें दो ही कंपाउंड है, एक A है और एक B है, तो मोल ऑफ A माना Na है और मोल ऑफ B माना Nb है। तो जो मोल फ्रैक्शन होगा वो होगा Na बाय Na प्लस Nb, मतलब Na बाय N प्लस ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो मोल फ्रैक्शन होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ A बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। अब आपको एक क्वेश्चन करके आना है अगली क्लास के लिए। क्या क्वेश्चन करके आना है, 44 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड ऑन कंप्लीट कंबशन gave 88 gram of CO2 and 36 gram of H2O. Calculate empirical formula of the compound. तो आपको ये क्वेश्चन करके आना है, सॉल्यूशन में आपको लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड को रेफर कीजिए, उनको भी बहुत बेनिफिट होगा इससे। तो बने रहिए मेरे साथ। और मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट और करना चाहूँगा कि अब ये अपना चैप्टर ख़त्म होने वाला लगभग, इसमें 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हमने बेसिकली जितना भी टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, अब क्वेश्चन पॉसिबिलिटी इन्फिनिटी है, क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी तो बहुत है, ये साइंस है, ठीक है। सबसे पहला समझना है कि एक चीज़ मैं आपको आज समझाता हूँ, जो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है यार ये इन्फिनिटी है, बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि ये साइंस है। और साइंस में एप्लीकेशन बेस्ड बहुत क्वेश्चंस हो सकते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है थियोरी। आपकी जो थियोरी होनी चाहिए वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, सबसे पहले। दूसरा, आप किसी बुक को फॉलो करिए, एक बुक को, किसी एक बुक को आपको फॉलो करना है, ठीक। तो किसी एक बुक को फॉलो कीजिए। क्यों किसी एक बुक को फॉलो करें, क्योंकि आप मार्केट का डिफरेंट बुक से अगर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वो आपके लिए कल नुकसान होगा। इससे नुकसान होगा क्योंकि हो सकता है, देखिए एक बुक एक कंप्लीट मटेरियल होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एन अवस्थी करें, एन अवस्थी आप करें फिजिकल केमिस्ट्री का, और कोई बुक मत देखें, कोई एक भी बुक नहीं देखे अदर देन दिस, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये नहीं क्या मोल कंसेप्ट का आधा किए एन अवस्थी से और आधा कर लिए ओपी टंडन से, ठीक है, आधा किए एन अवस्थी से, आधा कर लिए कोई और बुक से, होता है। ऐसा नहीं करना, इससे आपका चैप्टर बहुत वीक होगा। क्योंकि देखिए कोई भी एक बुक पूरा आपको नहीं करना है एन अवस्थी, मत करिए, आप ओपी टंडन ही पूरा कीजिए, आपको जो फेवरेट बुक है वही करिए। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एन अवस्थी बहुत बेस्ट बुक है, बेटर बुक है, आप इसको करिए। लेकिन अगर आपको नहीं करने का मन है एन अवस्थी, ओपी टंडन ही करिए, पूरा करिए। मतलब एक बुक पर सेंट्रलाइज रहना, एक बुक पर फोकस रहना है, उस बुक का एक एक क्वेश्चन बनाना है, तब जाके आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो सॉलिड होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी एक बुक जो स्टोइसियोमेट्री मोल कंसेप्ट पे होगा, आप उसको बनाना शुरू कीजिए। अपना ये लेक्चर 2 से 3 लेक्चर में खत्म होगा। उसके बाद हम लोग गैसेस स्टेट शुरू करेंगे, गैसेस स्टेट पढ़ाएंगे अच्छे से। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना स्टोइसियोमेट्री पार्ट 2। तो स्टोइसियोमेट्री पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा वो नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट, टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, एन फैक्टर क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सारा वहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए,
ठीक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका एक एक क्लास बहुत कीमती है मेरे लिए और मैं आपके लिए बहुत सारे टाइम निकालने की कोशिश करूँगा। और तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।